सुशांत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। सीबीआई आज एक बार फिर रिया से सवाल जवाब करेगी। आज सीबीआई ने सुबह 10 बजे रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से पूछताछ का आज लगातार तीसरा दिन है। अब तक रिया से करीब 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल सीबीआई ने रिया से करीब 7 घंटे सवाल जवाब किए। दोपहर करीब 1:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। रिया रात को करीब 8:30 बजे बाहर निकली। खबरें हैं कि सिद्धार्थ पिठाने, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ हुई, जहां तीनों के बयानों को मिलाए गए। पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई ने रिया से ड्रग्स, पैसे और सुशांत के डिप्रेशन को लेकर सवाल जवाब किए। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवालों में फंसती नजर आई और टाल मटोल करने की कोशिश की। ईडी ने रिया के ड्रग्स में शामिल होने का शक जताया था और रिया के ड्रग्स को लेकर चैट भी सामने आए थे। सीबीआई ने कल 7 लोगों से सवाल जवाब किए। रिया के अलावा आज शौविक से भी सवाल जवाब किए गए। वहीं सिद्धार्थ पिठाने लगातार सीबीआई के रडार पर है, जिससे कल 8वें दिन पूछताछ की गई। वहीं कुक नीरज सिंह, हाउस मैनेजर सैमुअल और सीए संदीप श्रीधर से भी सवाल जवाब किए गए। कल सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने 8 से 14 जून के बीच हालातों को लेकर सवाल जवाब किए। पिठानी ने बताया कि 8 जून को रिया घर छोड़कर गई थी, जिसके बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह घर पर आ गई थी, जो कि 12 जून को अपने घर लौट गई थी। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ से हार्ड ड्राइव को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। आज तक को सुशांत का एक पुराना ऑडियो टेप मिला है, जिसमें सुशांत अपने फ्यूचर का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें रिया और रिया के पिता इंद्रजीत भी मौजूद हैं। ऑडियो में सुशांत मुंबई छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। वो कहीं हरियाली वाली जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं। वहीं पैसों की एफडी और भविष्य को लेकर इन्वेस्ट करने की सलाह ले रहे हैं। इस ऑडियो में रिया चक्रवर्ती भी सुशांत की तरफ से बैंक अधिकारियों से राय मांग रही हैं। कोरोना संकट के बीच मुंबई में लता मंगेशकर की बिल्डिंग प्रभु कुंज को शनिवार देर शाम बीएमसी के अधिकारियों ने सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को सील किया गया। लता दीदी के परिवार वालों की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है और बताया गया है कि घर और बिल्डिंग में वरिष्ठ नागरिक हैं, इसीलिए ये फैसला किया गया है। बयान में कहा गया है कि कृपया हमारे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बात पर अफवाह न फैलाएं। सोसाइटी के सभी लोग एक परिवार के तौर पर इस बीमारी को लेकर काफी सतर्क हैं और सभी सख्ती से अनुशासन का पालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में बारिश की वजह से बड़े तालाब का पानी बाहर बह रहा है। तालाब का पानी कोविड-19 चिरायु अस्पताल के अंदर भी घुस गया, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को परेशानी हुई। प्रशासन की तरफ से पानी निकालने के इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 12 गेट दोबारा खोले गए। करीब 3500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डैम का गेट खुलने पर आसपास के लोग पानी देखने के लिए वहां पहुंच गए और सेल्फी लेते हुए नजर आए। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल और होमगार्ड की रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा में भी जमकर बरसात हो रही है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर महानदी पर बने डैम से अब तक 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। पानी छोड़े जाने की वजह से महानदी और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। तटीय इलाकों के लिए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के पानी में काशी के 48 घाट जलमग्न हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट स्थित पुलिस चौकी पर भी पानी भरने लगा है। इसके अलावा निचले इलाके में बने कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ को देखते हुए 15 सितंबर तक वाराणसी में नौका चालन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा पर बना बौरास का पुल डूब चुका है। सड़क पर 10 फीट पानी भर गया है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए नर्मदा किनारे बसे कई गांव के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी की तरफ नहीं जाने को कहा गया है। कुछ लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।
सीहोर जिले में नर्मदा का कहर तेजी से तबाही मचा रहा है। जिले के शाहगंज, नीलकंठ और छिपानेर गांव टापू बन गए हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी भर चुका है। नदी में उफान के चलते दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। छिंदवाड़ा में कई दिन से हो रही झमाझम बारिश के बाद माचागोरा डैम लबालब भर गया है। डैम के गेट खोलने से बेलखेड़ा नदी में अचानक उफान आ गया, जिसमें एक युवक फंस गया। 21 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उसे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में 3 बाइक सवार युवकों ने पुल के ऊपर से बहती मंगवारी नदी को पार करने की कोशिश की। पानी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए, जिसमें एक ने नदी के किनारे बने पोल को पकड़ लिया, फिर रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। दूसरे युवक को भी बचाव दल ने बाहर निकाल लिया, लेकिन तीसरा साथी तेज बहाव में बह गया। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई। इसके तहत 7 सितंबर से मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से चलाने की मंजूरी मिली है। मेट्रो चलाने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। वहीं 21 सितंबर से धार्मिक आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि ऐसे समारोह में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर को जरूरी बताया गया है। अनलॉक 4 में सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल से जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को कहा गया था। वहीं बीजेपी नेता बीएल संतोष ने कहा कि जेईई और नीट की परीक्षाएं अपने समय पर पूरे देश में होंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में छात्रों की मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के करीब सुरंग का पता चला। ये सुरंग बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम को जांच के दौरान मिली। सुरंग के मुहाने पर जो बोरियां मिली उस पर कराची का जिक्र है। सुरंग 20 फुट लंबी और 3 से 4 फुट चौड़ी मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जल्द एम्स से छुट्टी मिल सकती है। एम्स के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अमित शाह स्वस्थ हो चुके हैं। अमित शाह को 10 दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेलिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल में लगी थी। उन्हें हल्के बुखार की शिकायत थी। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार चिट्ठी विवाद को लेकर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का दर्द सामने आया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें दुख है कि आवाज उठाने वालों को जयचंद और गद्दार कहा गया। सिब्बल ने कहा है कि इस खत में हस्ताक्षर करने वाले नेता किसी भी तरह से रक्षात्मक मुद्दा में नहीं है। उन्होंने पूरी शिद्दत से अपनी बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्हाट्सएप पर मोदी सरकार के कथित नियंत्रण का मामला एक बार फिर उठाया है। राहुल गांधी ने टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि व्हाट्सएप चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में रुपयों के भुगतान के लिए भी किया जाए। इसके लिए मोदी सरकार की अनुमति की जरूरत है। इस तरह से बीजेपी का व्हाट्सएप के ऊपर होल्ड है। एसपी सांसद आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि एसपी सांसद 15 दिनों के अंदर खुद अवैध निर्माण को ध्वस्त करें, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया है। जेडीयू से निकाले जाने के बाद श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी में शामिल होने से पहले श्याम रजक ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला छोड़ने का फैसला किया। कोरोना के चलते बिहार में बीजेपी ने प्रचार का नया तरीका निकाला है। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों तक पहुंचने के लिए कमल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल करेगी। बताया जा रहा है कि कमल कनेक्ट एक लो इंटरनेट ऐप है जो इंटरनेट की कम स्पीड में भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इस ऐप का बिहार जैसे राज्य में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री अनिल कुमार दुग्गल को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महिला के घर से भागती हुई तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला के मुताबिक विकलांग बच्चों की पेंशन लगाने के नाम पर उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया था और उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। इसके बाद से आरोपी नेता लगातार उसके साथ दरिंदगी कर रहा था। पीड़ित के पति का कहना है कि अनिल कुमार दुग्गल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। पंजाब के मोगा में नाके पर पूछताछ के लिए रोके जाने पर युवकों ने एएसआई पर कार चढ़ा दी। युवक स्विफ्ट कार में सवार थे। युवक कार के साथ एएसआई को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए। इस घटना में एएसआई के दोनों पैर जख्मी हो गए हैं। कार सवार मौके से फरार हो गए। यूपी पुलिस ने 4 घंटे में ही लखनऊ में डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बेटी डिप्रेशन का शिकार थी। उसने पहले शीशे में गोली मारी और फिर 100 बार ब्लेड से काट के निशान बनाए। इसके बाद सोते समय अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। रेलवे के सीनियर अधिकारी आरडी वाजपेयी लखनऊ के गौतमपुल्ली में रहते हैं। उनकी जिस बेटी ने घर को उजाड़ दिया वो हाई स्कूल की छात्रा है और नेशनल लेवल की शूटर है। मथुरा के वृंदावन इलाके में दफ्तर से लौट रही एक युवती के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ की। युवती के विरोध करने पर मनचलों ने उसे स्कूटी से नीचे गिरा दिया, जिसमें वो घायल हो गई। परिजनों की शिकायत पर और सीसीटीवी में घटना देखने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बेगूसराय में एक बाइक पर 3 लोगों को बैठे देख दरोगा जी का पारा गर्म हो गया। फिर क्या था, कोरोना काल में दरोगा जी का डंडा ऐसे चला कि बाइक सवार सड़क पर कराहने लगा। उसने घर में बीमार मरीज की दुहाई दी और बताया कि दवा लेने जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों को रहम नहीं आया। पैर पड़ने के बाद भी उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मैनपुरी में एक विधवा महिला को गांव के दबंगों ने बाल मुड़वाकर और जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। उसके प्रेमी का भी मुंह काला कर गांव में घुमाया गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस विधवा महिला और उसके प्रेमी को थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद 6 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रिपल मर्डर केस में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने वारदात में शामिल शूटर और रेकी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। दोनों की शिनाख्त सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हो सकी। 20 अगस्त को गैंगवार में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस तिरे हत्याकांड में 8 से 10 बदमाश शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में कारोबारी की हत्या करने वाले हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्यारों ने वारदात को मृतक कारोबारी के शोरूम में ही अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हत्यारे सरेआम अपने हाथों में रिवॉल्वर लेकर भाग रहे हैं। इन्हीं फुटेज के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। बदमाशों ने शुक्रवार को वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ पुलिस ने गूगल मैप के जरिए चोरी करने वाले अंतर्राज्य चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 4 चोरों में से एक 5,000 का इनामी भी है। चोरों के पास से कार, 15 किलो चांदी, तमंचा समेत कई चीजों को बरामद किया है। इस गैंग पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। प्रयागराज में यूट्यूबर हीर खान को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सोशल मीडिया के जरिए इस पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां 2 सितंबर तक हीर खान से पूछताछ करेगी और कई दबे राज भी उगलवाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। चचेरे भाइयों के बीच ही झगड़ा हुआ। एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ना तो अमेरिकियों को कोरोना संकट से बचाने में सफल रहे और ना ही स्टॉक मार्केट बचा पाए।
ट्रंप ने पलटवार करते हुए न्यू हैम्पशायर में कहा कि वो अमेरिका में एक महिला राष्ट्रपति को देखने का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके लिए इवांका बेहतर उम्मीदवार होंगी। स्वीडन के सबसे बड़े शहर मालम में जमकर आगजनी हुई। असामाजिक लोगों ने इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान जला दिया, जिसके बाद 300 से ज्यादा लोगों के बीच झड़प हुई। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी इस हिंसक झड़प में बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़ी एक सरकारी रिपोर्ट लीक होने से हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में स्थिति बिगड़ने पर 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के लीक होने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी। अब तक ब्रिटेन में 41,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। फ्रांस में कोरोना महामारी से 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जान गंवा दी है।